शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है बेटा, अभिनंदन है वीजे एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए सभी, जुड़ जाइए, करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या? व्यक्तित्व। जी हाँ, पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह से इंग्लिश के ज़्यादा निकलते हैं, जैसे व्यक्तित्व नहीं निकल के क्या निकलता है? पर्सनैलिटी। और ये शब्द हमारे मुंह से कब निकलता है? जब हम किसी को देखते हैं, लंबाई चौड़ाई पसंद आती है तो बोल देते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है। और जब हम देखते हैं छोटा सा बेकार सा व्यक्ति तो देखना कितनी बेकार सी पर्सनैलिटी है, ऐसा ही होता है ना। बाह्य रूपरेखा देखकर हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा बता देते हैं, बट बेटा ये गलत है। व्यक्तित्व केवल बाह्य रूपरेखा नहीं है, बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। बिल्कुल बेटा सची। खुशबू, अमन, राजेश, राहुल, कैलाश, शिवानी, संजू, ममता, दिलीप, ओम प्रकाश, गौतम, पूनम, सभी का स्वागत है बेटा। तो बिल्कुल व्यक्तित्व पढ़ने जा रहे हैं। बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। कई बार जिसको देखकर आप बुराई करते हैं कि देखना कितनी बेकार सी पर्सनैलिटी, उस व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं। उसका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उसका व्यवहार गजब का होता है, नॉलेज गजब की होती है, तो बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं। तो कभी भी किसी की केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आंकलन ना करें, किसका व्यक्तित्व खराब है और इसका अच्छा है। बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है बेटा? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो बिल्कुल आज यही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। यस, जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है। आंसर देना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर देने से बेटा ये पता लगता है कि आप दिमागी तौर पर बिल्कुल एक्टिव हैं, क्योंकि आप सुनते रहते हैं तो सुनने से तो कभी नींद भी आ जाती है, लेकिन यदि आप सुनते हैं और जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, तो इट मीन्स आपके कान और आंखें दोनों सेंस प्रॉपर काम कर रहे हैं, और इट मीन्स आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग कर रहे हैं। इसलिए आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जो भी देख रहे हैं वो आंसर जरूर देंगे। अभी जो देख रहे हैं अभी लाइव दे दें, बाद में देखेंगे कमेंट्स में आंसर दें, ठीक है, लेकिन आंसर जरूर दें। क्लियर है बेटा? यस। अब देखिए इधर आपके लिए वापस एक शानदार धमाका, शानदार ऑफर। बसंत पंचमी आ रही है, ये आपको पता होगा, और बसंत पंचमी ऑफर बिल्कुल रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लिए आज से शुरू हो जाएगा। क्या क्या है सुन लीजिए, आपके लिए बहुत गजब गजब की चीजें हैं। न्यू टॉपिक टेस्ट सीरीज, ध्यान से समझिए। न्यू टॉपिक टेस्ट सीरीज, अब ये न्यू टॉपिक टेस्ट सीरीज क्या है बेटा? रीट के पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ था, नवीन पाठ्यक्रम आया था, और नवीन पाठ्यक्रमानुसार कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए थे सभी में। मनोविज्ञान में एनईपी ऐड किया गया था, योजनाएं ऐड की गई थी। इसी प्रकार सब में कुछ न कुछ नए टॉपिक ऐड हुए थे। मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। आपके लेवल 1 की बात करें तो पर्यावरण, मैथ। लेवल 2 की बात करें तो वहाँ भी नए टॉपिक ऐड हुए थे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो केवल नए टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज होगी। बात समझ में आ रही है आपको? जो भी न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं नवीन पाठ्यक्रमानुसार, उन नए टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज ऑफर में, यानी 5 जनवरी तक। कितने जनवरी तक ऑफर मिलेगा बेटा आपको? कितने जनवरी तक? 5 जनवरी तक ऑफर मिलने वाला है। और ठीक है, 5 जनवरी तक ऑफर मिलने वाला है। और इस ऑफर में न्यू टॉपिक टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र, बाद में मत कहना, मात्र और मात्र 50 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। क्या क्या है इसमें सुन लीजिए, समझ में आए तो लेना है, क्योंकि गजब की है। न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो इससे आपका काम चलने वाला है। टोटल बेटा 5 पेपर होंगे, और प्रत्येक पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल 5 पेपर होंगे। हाँ, 5 फरवरी। क्या बात है बेटा, आपने कितना बड़ा करेक्शन किया है, शाबाश। देखो ठीक है, ये भी बनवाई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक। 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी। यस यस यस, ऑफर रहेगा 5 फरवरी तक। जनवरी तो गया, 5 फरवरी तक ऑफर रहने वाला है बेटा। बात समझ में आई है?
नवीन पाठ्यक्रम जो आया था, कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए थे। जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं पूरे सिलेबस में, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो उधर एसएसटी हो, चाहे वो साइंस मैथ हो, सबके नए टॉपिक को मिलाकर के टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेकर के आए हैं। टोटल 5 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाँ, पहला पेपर बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर आपको लगे ना कैसा पेपर होगा कैसा नहीं होगा, तो बेटा जाकर देख सकते हैं। पहला पेपर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ये क्लास खत्म होने के बाद ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी आपको एप्लीकेशन पर। पहला पेपर फ्री है, जाइए उसको दीजिए। सेटिस्फाइड जब आप हो जाओ तो आगे की पेपर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं ली है वो ले सकते हैं, जिसमें टोटल 30 पेपर हैं, ठीक है। 30 टेस्ट पेपर हैं मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज में। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं लिए वो ले लें, क्योंकि अभी ऑफर वापस आ गया है, मात्र 100 रुपीज़। बार बार आप कहते थे कि मैडम हमने ऑफर का लाभ नहीं उठाया, उसी के लिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल टेस्ट पेपर 10 होंगे। लेवल 1 के 10 और लेवल 2 एसएसटी के 10 और लेवल 2 साइंस मैथ के 10 पेपर्स, ठीक है। और प्रत्येक पेपर में प्रश्न कितने होंगे? 150, पूरी तरह से परीक्षा पद्धति पर आधारित। क्लियर है। और नेक्स्ट बात ये कि 5 फरवरी तक विजय एजुकेशन एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर 60% का डिस्काउंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना। विक्रम बेटा, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करें। ये ऑफर आपके लिए इसलिए लाए जाते हैं ताकि हर वो प्रयास हम कर सकें आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आपको कुछ गलत लगता है आप मत लो बेटा, ठीक है। ये कोशिशें हैं, ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं कि हमने फूंक मारी और पेपर तैयार, ऐसे नहीं बनते हैं ये, है ना। एक्सपर्टीज़ के द्वारा ये पेपर कैसे बनवाए जाते हैं हमें पता है। इन पेपर को बनाने में कितनी मेहनत होती है। आपके लिए 2 बेकार लफ्ज़ बोल देना बड़ा आसान होता है, जो कि गलत है। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दोषारोपण करना बहुत आसान होता है, और दोषारोपण करना कुसमायोजित बालक की पहचान होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। हर जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें पहला पेपर फ्री है बेटा। पहले जाओ, पेपर दो, फ्री पेपर दो, फिर समझ में आता है आगे बढ़ो। क्योंकि पहले पेपर से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यस टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज लें, पहला पेपर बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलो, अब व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं, पर्सनालिटी की हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मानसिक स्वास्थ्य की बात की थी। जिन्होंने उस क्लास को पढ़ा था, मानसिक स्वास्थ्य वाली क्लास को, डेफिनेटली 90% तक उनका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है उनका मानसिक स्वास्थ्य अभी भी कैसा हो, अस्वस्थ हो। मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होगा तो व्यक्तित्व कैसा होगा? प्रभावी व्यक्तित्व होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा बेटा। और अगर हम यहाँ से अस्वस्थ हैं तो व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, फिर हमारा व्यक्तित्व प्रभावी नहीं रहेगा यदि हम यहाँ से कैसे अस्वस्थ हैं। तो बिल्कुल उचित व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व की पहचान बनना चाहते हो तो सीधी सी बात है, मानसिक स्वास्थ्य को कैसा रखना है? स्वस्थ रखना है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, आंसर देंगे आप, ठीक है, आंसर देंगे आप। केवल मैंने एक ही नेगेटिव कमेंट पढ़ा था और वो नेगेटिव कमेंट पढ़ कर के मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे केवल आपकी मानसिकता का पता लगता है बेटा, किस तरह से तुरंत आप बोल देते हो। ये चीज़ें ऐसे बन जाती हैं, ये चीज़ें ऐसे ही आ जाती हैं, इनमें कोई मेहनत नहीं लगती है। हर एक टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस भी आपके सामने लाए जाते हैं, ये भी ऐसे ही बन जाते हैं। महामैराथन क्लास जो मैं लेकर आऊँगी, जो आपके लिए डिज़ाइन करूँगी, वो भी वैसे ही बन जाती है। कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों को थोड़ा सा तराजू में तोल लिया करो कि वो उचित हैं या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने कहा बेटा? किसने कहा? बताइए, किसने कहा? देख लीजिए, अभी व्यक्तित्व टॉपिक लेकर आई हूं ना, कितने जने सही आंसर दे रहे हैं आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए सही आंसर क्या होने वाला मैं बताती हूं अभी आपको। मुश्किल से कुछ सही आंसर दे रहे हैं और सही आंसर क्या है देखिए,
व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल, व्यक्तित्व प्रभावी है, आपका व्यवहार भी प्रभावी होगा। आपका व्यवहार कैसा होगा इससे पता चल जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। और ये बात कही थी बेटा किसने? कैटल ने। किसने कही थी? कैटल ने। बेटा अल्पोर्ट ने तो क्या कहा था? अल्पोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। फेमस परिभाषा किसकी? अल्पोर्ट की। क्या कहा था अल्पोर्ट ने? सुन लीजिए अभी कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। यह किसने कहा था? अल्पोर्ट ने। वाटसन ने क्या कहा था? हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। यस, आप जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। अरे सब कुछ आ जाता है व्यक्तित्व में, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, सब कुछ। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। हर एक पार्ट आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है बेटा। हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है? व्यक्तित्व है। और वुडवर्थ ने क्या कहा? संपूर्ण गुणों का योग ही क्या है? व्यक्तित्व है। संपूर्ण गुण आ जाते हैं किसमें? व्यक्तित्व में। संपूर्ण गुणों का योग क्या है? व्यक्तित्व है। क्लियर? ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन किसकी है? कैटल की। कहा ना मैंने, मोस्टली बच्चों ने गलत बताया बेटा। अब तो एग्जाम सामने है इसलिए सही चीज को पढ़े। किसने कहा? कैटल ने। क्लियर है? आगे चलें। व्यक्तित्व की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। बताइए क्या नहीं आता? व्यक्तित्व की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? समायोजनशीलता, शील गुणों का संगठन, संवेगीय अस्थिरता, आत्मचेतना। बताइए क्या नहीं आता? यस यस यस, बता दीजिए जल्दी से। शाबाश। क्या नहीं आता? बिल्कुल सिंपल। देखिए, उचित व्यक्तित्व की पहचान होते हैं वे बच्चे जिनमें समायोजनशीलता पाई जाती है, जो हर माहौल में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। शील गुणों का, शील गुण जो अच्छे गुण व्यक्तित्व में होते हैं उनका संगठन पाया जाता है उचित व्यक्तित्व में। आत्मचेतना पाई जाती है, संवेगीय स्थिरता नहीं पाई जाती। संवेगीय अस्थिरता पाई जाती है किसमें? किसमें? जिनका व्यक्तित्व प्रभावी नहीं होता। संवेगीय अस्थिरता एक उचित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। अगर आपका उचित व्यक्तित्व है तो आप में संवेगीय स्थिरता पाई जाएगी, अस्थिरता नहीं पाई जाएगी। तो आंसर है यहां पर 3। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है। किसका रूप है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो गत्यात्मक दृष्टिकोण है, जो आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर देंगे आप? यस। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का रूप है जो एक गत्यात्मक संगठन है। कौन सा संगठन है? गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन में एक तरह से ओवरऑल भी आ जाता है। पर्टिकुलर हम देखें तो गत्यात्मक कहते हैं, गतिक कहते हैं, गामक कहते हैं। ठीक है, गत्यात्मक कह दो, गतिक कह दो, गामक कह दो। मांसपेशियों का जो विकास होता है पर्टिकुलर वहां जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है, तो ये कौन सा संगठन है? गत्यात्मक संगठन है। आगे चलेंगे। देखिए, हिप्पोक्रेट्स द्वारा किया गया वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है? प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जवाब दो बेटा, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? जल्दी आंसर दो बेटा। यस यस यस, शाबाश, देते चले जाओ आंसर। आंसर दो बेटा। देखो, हिप्पोक्रेट्स कौन थे? हिप्पोक्रेट्स ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे।
फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते थे, फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे, फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं। कौन? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स की पुस्तक का क्या नाम था बता सकते हैं आप? नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन। हिप्पोक्रेट्स ने 400 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इनके द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे पहला वर्गीकरण और प्राचीन वर्गीकरण माना जाता है। पूछ लिया जाए सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया व्यक्तित्व का, तो हिप्पोक्रेट्स। सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसका है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स की पुस्तक का नाम क्या है? नेचर ऑफ मैन। ठीक है, नेचर ऑफ मैन। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया, कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान, कफ प्रधान। बात समझ में आई? काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। तो इन्होंने जो ये वर्गीकरण किया वो किसके अंतर्गत आता है? डेफिनेटली प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत किस किस के वर्गीकरण आते हैं। बेटा हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण आता है, क्रेशमर का वर्गीकरण आता है, शेल्डन का वर्गीकरण आता है, स्प्रेंगर का वर्गीकरण आता है, जुंग का वर्गीकरण आता है, थॉर्नडाइक का वर्गीकरण आता है। किसके अंतर्गत? प्रकार सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत किस किस का वर्गीकरण आता है? आल्पोर्ट, केटल, कोस्टाई, मैकेक्रे, आइजेंक। इनके वर्गीकरण किसके अंतर्गत आते हैं? शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। ठीक है, और नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एडलर, एरिक्सन, जुंग भी आते हैं नव मनोविश्लेषणात्मक के अंतर्गत। क्लियर है? तो हिप्पोक्रेट्स द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे पहला और प्राचीन वर्गीकरण माना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन ये कहलाते हैं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जनक कहलाते हैं, ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे और इनकी पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ मैन। इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और यह वर्गीकरण किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्लियर है बेटा? आगे चले, शाबाश। देखिए, जो व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़े और उत्तेजनशील होते हैं उनमें पीले पित्त की प्रधानता होती है, कफ की प्रधानता होती है, रक्त की प्रधानता होती है, उपरोक्त सभी की प्रधानता होती है। बताइए आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ये पित्त वाली बात किसने करी थी? हिप्पोक्रेट्स ने ही करी थी। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान, कफ प्रधान। तो क्रोधी, चिड़चिड़े ये कौन से होंगे? कौन से होंगे? एक उन्होंने बताया था काला पित्त, पीला पित्त, ठीक है, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। सुन लो, काला पित्त जिनका होता है वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? उदास, हताश, निराशावादी। अपना अपना पित्त भी पहचान लेना। उदास, हताश, निराशावादी। पीला पित्त क्रोधी, चिड़चिड़े, गुस्सेल, बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं गुस्सा कर करके। पीला पित्त। रक्त प्रधान आशावादी, प्रसन्न चित्त होते हैं कौन? रक्त प्रधान। और कफ प्रधान विरक्त, भाव शून्य होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ आंसर क्या आएगा? क्रोधी, चिड़चिड़े, पीले पित्त की प्रधानता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रेशमर का व्यक्तित्व का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? बताओ। अगर मेरी बात को ध्यान से सुना है तो जवाब दे सकते हैं। क्रेशमर का व्यक्तित्व का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? बताइए। टाइप उपागम, ट्रेट उपागम, मनोविश्लेषण, अधिगम उपागम, किस श्रेणी में आता है? शाबाश बेटा, बताते चले जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रेशमर, कई बार क्रेचमर भी लिखा हुआ पाते हैं आप, एक ही बात है, एक ही बात है। क्रेशमर की पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप? क्रेशमर की पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर।
क्रेशमर की पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, 4 भागों में बांटा है, स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित। स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक। ठीक है, सिंपल ध्यान रखें। क्रेशमर पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है, फिजिक एंड कैरेक्टर। फिजिक एंड कैरेक्टर शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किस आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इनका जो वर्गीकरण है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, या कह दो टाइप उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रकार सिद्धांत कह दो या टाइप उपागम के अंतर्गत ही आता है। स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित, ये 4 प्रकार शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? क्रेशमर ने 1925 में। कब किया? 1925, 1925, ध्यान देना। ठीक है, शेल्डन एक हैं, शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है बेटा। लेकिन पूछ लिया जाए पहला शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किसने किया, तो पहला वर्गीकरण क्रेशमर ने किया है, उसके बाद किसने किया है? शेल्डन ने किया है। शेल्डन ने 1940 में किया है। पुस्तक का नाम है उनकी एटलस ऑफ मैन। ठीक है, पहला शारीरिक संरचना के आधार पर पहला वर्गीकरण किसने किया है? क्रेशमर ने किया 1925 में। पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है, चिराग गोयल, यस बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शेल्डन पुस्तक का नाम है एटलस ऑफ मैन। पुस्तक का नाम है एटलस ऑफ मैन। मैंने कहा ना, इन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है। इन्होंने कब? 1940 में। क्रेशमर ने 1925 में। इन्होंने कब? 1940 में। ठीक है, क्रेशमर ने 4 प्रकार बताए, शेल्डन ने 3 प्रकार बताए, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। बात समझ में आ रही है क्या? देखो इधर लिख देती हूं। बताया है क्या इन्होंने? गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इसे क्या कहा है? एंडोमॉर्फिक, ये मेसोमॉर्फिक और ये एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। फिर इन्होंने स्केल के, एटलस ऑफ मैन पुस्तक के अंतर्गत स्केल के आधार पर वर्गीकरण किया है। स्केल के आधार पर गोलाकार के लिए स्केल क्या रखा है? गोलाकार यानी एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक के लिए स्केल क्या रखा है बेटा? 711। आयताकार के लिए स्केल क्या रखा है? 171। ये किसके लिए रखा है? आयताकार। आयताकार के लिए। ये किसके लिए रखा है? गोलाकार के लिए। ये आयताकार और ये लंबाकार के लिए और ये सामान्य के लिए। स्केल पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोलाकार 711, 7 4 5 एंड 1 4 लो। ठीक है, आयताकार 171 और लंबाकार 117। और ये वाला किसके लिए है? सामान्य के लिए। बात समझ में आ गई होगी। आगे चले। कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है? स्प्रेंगर पुस्तक का नाम टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। प्रकार कितने बताए? 6 प्रकार। स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। किस आधार पर? समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। प्रकार कितने बताए? 6 प्रकार। सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक प्रवृत्ति वाले। 6 प्रकार बताए थे किसने? स्प्रेंगर ने। ठीक है, तो कौन सा प्रकार नहीं है बताओ? कौन सा नहीं है? यस, सुडोलकाय।
सुडोल का है तो किसने बताया था? क्रेशमर ने। बाकी इन्होंने सामाजिक भी बताया, सैद्धांतिक भी बताया, कलात्मक कह दो या सौंदर्यात्मक एक ही बात है, कलात्मक कह दो या सौंदर्यात्मक ये भी इन्होंने बताया। टोटल मिला के 6 प्रकार इन्होंने बताए थे। सुडोल का इनके द्वारा बताया गया वर्गीकरण नहीं है। सुडोल का किसने बताया था? क्रेशमर ने। क्लियर है? पुस्तकों के नाम ध्यान रखेंगे। हिप्पोक्रेट्स की पुस्तक का नाम क्या था? नेचर ऑफ मैन। क्रेशमर की पुस्तक का नाम फिजिक एंड कैरेक्टर। शेल्डन की पुस्तक का नाम एटलस ऑफ मैन। स्प्रेंगर की पुस्तक का नाम टाइप्स ऑफ मैन। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। आगे चले? यस, चलते हैं आगे। जुंग के अनुसार, किसके अनुसार? जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। जुंग, अब जुंग की पुस्तक की बात करें तो जुंग की पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है? साइकोलॉजिकल टाइप्स। ये पुस्तक किसने लिखी थी? जुंग ने। ठीक है, और जुंग ने मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए थे? 2, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी कौन होते हैं? जो अंदर ही अंदर सोचते हैं, चुप रहते हैं, अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, एकांत में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं और चिंतन मनन करते रहते हैं। कौन से व्यक्ति? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी खूब बोलते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, नेता बनने के गुण ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं। कौन से व्यक्ति? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार किसने बताए थे? जुंग ने। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं, और नाम दिया उन्हें उभयमुखी। ठीक है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होते हैं। बिल्कुल, कभी कभी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन बोलते हैं, मित्र बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मित्र होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का मिश्रण होते हैं। उन्होंने नाम क्या दिया है? उभयमुखी नाम दिया है। क्लियर बात है बेटा? जुंग की पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिकल टाइप्स। इस पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे चले? चलो जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यस, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10? व्यक्तित्व के ABCD प्रकार किसने बताए? बताओ, किसने बताए हैं? फ्रेडमैन, रोजरमैन, डेविस व डेनोलेट। मॉरिस, फ्रेडमैन, डेविस व रोजरमैन। थॉर्नडाइक, फ्रेडमैन, रोजरमैन, डेविस। फ्रेडमैन, रोजरमैन, मॉरिस, डेनोलेट। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? शाबाश, बताते जाओ बेटा। सुनीता, मधु, मन्नू, चिंकू, ज्योति, शालिनी, सुगना, दीपिका, किशोर, लक्ष्मण। यस बेटा, ए आंसर दे रहे हैं। बताओ बताओ बताओ, क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9000 वाचिंग क्रॉस करवा दी आपने, थैंक यू सो मच। आंसर देते चले जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, यस। कंफ्यूजन है इसमें, आपको कुछ 1 दे रहे हैं, कुछ 2 दे रहे हैं, 3 भी दे रहे हैं, 4 भी दे रहे हैं। 3 कम दे रहे हैं, 1, 2 एंड 4 पे ज़्यादा आंसर मिल रहे हैं। अब आंसर क्या होगा देख लीजिए। ABCD, ये जो A और B, A और B तो किसने बताए हैं? फ्रेडमैन व रोजरमैन ने। A और B किसने बताए हैं? फ्रेडमैन व रोजरमैन ने बताए हैं। C, ये जो C है, C टाइप किसने बताया है? मॉरिस ने। C टाइप किसने बताया है? मॉरिस ने। और ये जो है D, ये D किसने बताया है? डेनोलेट ने। D किसने बताया है? डेनोलेट ने। अलग अलग भी ध्यान रखेंगे। टाइप A एंड B फ्रेडमैन, रोजरमैन। टाइप C मॉरिस। टाइप D डेनोलेट। ठीक है। टाइप ए क्या है? टाइप A वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तनाव से भरे हुए होते हैं, तनाव युक्त होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं, निराशावादी थोड़े होते हैं। टाइप B आशावादी होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं। A वाले तनाव युक्त होते हैं, B वाले तनाव मुक्त होते हैं, तनाव वनाव नहीं होता है।
संयमी होते हैं, संतुलित होते हैं। ये जो टाइप सी है जो कि मॉरिस ने बताया है, ऐसे व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी के प्रति संवेदनशील होते हैं। और ये जो टाइप डी है जो डेनोलेट ने बताया है, ऐसे व्यक्ति अवसाद के शिकार होते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना बेटा, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले, आगे चले। यस आंसर है ना, ए और बी फ्रेडमैन रोजरमैन, टाइप सी मॉरिस, टाइप डी डेनोलेट, डेनोलेट, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास बुद्धि को लेकर आ रही हूँ और बुद्धि में ही हम कौन सा संवेगात्मक बुद्धि भी पढ़ लेंगे। बुद्धि प्लस संवेगात्मक बुद्धि क्लास आ रही है मंडे को, 3 फरवरी को, क्लियर। और ये वापस बता देती हूँ, बसंत पंचमी के लिए जो मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए वो क्या है, क्या है देख लीजिए। जो भी नवीन पाठ्यक्रम है, रीट का जो नवीन पाठ्यक्रम आया था जिसमें नए नए टॉपिक जोड़े गए थे, जो भी नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं, चाहे वो मनोविज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पर्यावरण हो, सब में जो भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं, नए टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज है। पहला पेपर बिल्कुल फ्री है बेटा, आप जाकर के फ्री दे सकते हैं। आगे के पेपर लेना चाहें तो बिल्कुल फिर आप ले सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो 10 टेस्ट पेपर हैं उसमें प्रत्येक पेपर में कितने प्रश्न, 150। और कोई भी कोर्स अभी आप लेना चाहते हैं तो 60% तक का बिल्कुल डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट कब तक है बेटा, 5 फरवरी तक है, क्लियर है। क्योंकि नए टॉपिक थे तो बिल्कुल आइडिया ये आया कि नए टॉपिक की तैयारी बच्चा कैसे करेगा, तो क्यों ना कम समय में जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उन पर आधारित टेस्ट सीरीज का निर्माण कर दिया जाए। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 75 क्वेश्चन है बेटा, पूरे 5 पेपर हैं ये। नए टॉपिक को टच आपने नहीं किया है तो बिल्कुल इसके द्वारा आप टच कर सकते हैं। सब सारी टेस्ट सीरीज में पहला पेपर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, तो फ्री पेपर का तो फायदा उठा ही सकते हैं। आगे अगर परचेज नहीं करते हैं तो फ्री पेपर का फायदा उठाइए, बाकी जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। चलो आगे चलिए। हमारा काम होता है कि किसी भी तरह से प्रत्येक वो प्रयास करना जिसके द्वारा मंजिल की प्राप्ति हो जाए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। चलो, भावुक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण क्या है? भावुक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण, कौन से व्यक्ति का? भावुक व्यक्ति। ये भावुक व्यक्ति जो है, अगर हम आधुनिक वर्गीकरण में जाते हैं बेटा, कौन से वर्गीकरण में? आधुनिक। आधुनिक वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो आधुनिक वर्गीकरण में भावुक, कर्मशील और बताए गए हैं विचारशील कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ होते हैं भावुक, मैन ऑफ फीलिंग्स, कुछ होते हैं कर्मशील, मैन ऑफ एक्शन, और कुछ होते हैं विचारशील, मैन ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति होते हैं। भावुक, क्या हम सभी में भावनाओं का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। पर क्या बेटा सभी में समान फीलिंग्स होती है? नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं वो सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं? ध्यान रखना बेटा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं वो दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा भावुक होना उचित व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। हमें होना चाहिए संवेगीय, स्थिर, बैलेंस, ना, बैलेंस में रहो। खुशियाँ आने पर इतने खुशी भी मत हो, खुश मत हो कि खुशी खुशी में पागल हो जाओ। दुख आने पर इतना दुखी भी मत हो कि टूट कर बिखर जाओ। हमें बैलेंस में रहना आना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। कुछ होते हैं कर्मशील, जो कर्म करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। और कर्म में विश्वास करने वाले लोगों का ये मानना होता है कि कर्म में इतनी ताकत होती है कि कर्म भाग्य की रेखाओं को भी बदल देता है। बिल्कुल सही है बेटा ये बात। जो कर्म में विश्वास करते हैं ना, कर्म में विश्वास जो करते हैं वो अपनी भाग्य की रेखाओं को भी बदल देते हैं। यस, पूरी निष्ठा के साथ कर्म करके तो देखो बेटा, अपने आप को कहाँ से कहाँ पाओगे। लेकिन नहीं, हम पूरी निष्ठा से कर्म कहाँ करते हैं। हम तो पहले सोचते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा। बेकार की बातें सोचते हैं। मत सोचो कुछ भी, केवल क्या करो, कर्म करो। कुछ होते हैं विचारशील, जो क्या करते हैं? विचार। किसी भी बात का हमें डिसीजन लेना है, विचार करना अच्छी बात है, विचार करना चाहिए, लेकिन विचार ही करते रहना अच्छी बात नहीं है। कुछ डूबे रहते हैं विचारों में, कुछ डूबे ही रहते हैं विचारों में। ट्रेन खड़ी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, वो तो गई और आप सोचते रह जाओ। इतना मत सोचो बेटा कि वक्त निकल जाए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो
जो व्यक्ति वक्त की रफ्तार के साथ चल देते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो सोच में डूबे रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो बिल्कुल ये व्यक्ति होते हैं। तो जो भावुक व्यक्ति होते हैं उनका गुण क्या है इनमें से? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, इनकी क्रियाएं भावनाओं से ही संचालित होती हैं। भावुक व्यक्ति है, भावनाओं से ही संचालित होती, जबकि ध्यान रखना क्रियाएं केवल भावनाओं से संचालित नहीं होनी चाहिए, भावनाओं और विचारों दोनों से संचालित होनी चाहिए। दिल और दिमाग दोनों का समावेश होना चाहिए बेटा। जो व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों से फैसले लेते हैं वो कभी भी कुसमायोजित भी नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति केवल दिल यानी केवल भावनाओं में बह करके फैसला लेते हैं वो कुसमायोजित हो जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? समझाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम की कमी है, इसलिए इतना ही समझाऊंगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आलपोर्ट महोदय आ गए हैं। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, सामान्य शील गुण, आधारभूत शील गुण। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? बेटा पूरी टेस्ट सीरीज फ्री नहीं है, एक पेपर फ्री है, ज़्यादा फ्री मत लो ना, ज़्यादा फ्री लेने से नुकसान में जाओगे बेटा, है ना। हर चीज़ की कदर करो तो टेस्ट सीरीज की भी कदर करो। एक एक पेपर फ्री है, वो फ्री पेपर बिल्कुल आप दे सकते हैं। और आगे इच्छुक हैं तो नाम मात्र की फीस है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए, यस, डी आंसर, ए आंसर, बी आंसर, 3 आंसर, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। देखो, वे शील गुण जो कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियां जैसे दयालु, सहानुभूति, ये व्यक्ति सामाजिक है, कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए, ये व्यक्ति बड़ा सामाजिक है ना, ये व्यक्ति बड़ा व्यवहार कुशल है। तो वे गुण कौन से गुण कहलाते हैं? केंद्रीय गुण। आलपोर्ट ने एक तो बताए हैं कार्डिनल प्रधान शील गुण बताए हैं, एक केंद्रीय शील गुण बताए हैं, गौण शील गुण बताए हैं। केंद्रीय शील गुण क्या होते हैं? व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें होते हैं, कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियां जिसमें पाई जाती हैं, कुछ गुण जिनमें पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर वो कौन से गुण होते हैं? केंद्रीय शील गुण होते हैं। कार्डिनल कह दो या प्रधान शील गुण क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता लगने वाला है। चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है प्रश्न कि अब्राहम लिंकन के व्यक्तित्व में एक मूल शील गुण ईमानदारी, एक मूल शील गुण की बात हुई, एक मूल शील गुण, एक ऐसा गुण जिसके द्वारा व्यक्ति चर्चा का विषय हो जाता है, एक ऐसा गुण जिसके द्वारा व्यक्ति चर्चा का विषय हो जाता है। जैसे सत्य अहिंसा की बात आती है तो महात्मा गांधी का नाम आता है, तानाशाही की बात आती तो हिटलर का नाम आता है। एक ऐसा गुण जिसके द्वारा व्यक्ति चर्चित हो जाता है, उस गुण को क्या कहा जाता है? उस गुण को कहा जाता है कार्डिनल शील गुण। ठीक है, एक विशेष शील गुण जिसके द्वारा व्यक्ति चर्चित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? कार्डिनल शील गुण कहा जाता है। ठीक है, और केंद्रीय शील गुण व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें होती है, जैसे सामाजिकता, परोपकारिता, संयमी, संतुलित, ये सब क्या है? केंद्रीय शील गुण। और गौण शील गुण में क्या आ जाता है? आलपोर्ट ने मुख्य रूप से 3 बताए, कार्डिनल, केंद्रीय, गौण। गौण शील गुण कम महत्वपूर्ण होते हैं, पहनावा, हेयर स्टाइल, ये सब किस में आ जाते हैं? गौण शील गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? चलो जी आगे चलेंगे। देखिए, व्यक्तित्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो शील गुणों, मूल्यों, अभिप्रेरकों को संगठित करता है और यह मानव प्रकृति के धनात्मक, सृजनात्मक, वर्धन उन्मुखी तथा गतिशीलता के गुणों को दर्शाता है। ऐसे नियम को आलपोर्ट ने क्या कहा है बेटा? बता सकते हैं आप? कार्डिनल पूर्ववृत्ति, केंद्रीय पूर्ववृत्ति, गौण पूर्ववृत्ति, प्रोप्रियम, बताओ क्या आंसर होगा? भूपेंद्र बेटा यस बता दो जल्दी से, शाबाश। यस यस यस,
सही आंसर तो शायद ही दे पाएंगे आप इस क्वेश्चन का। देखिए, ये जो आलपोर्ट है, आलपोर्ट ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है प्रोप्रियम। प्रोप्रियम शब्द का प्रयोग किसने किया? आलपोर्ट ने। प्रोप्रियम शब्द या प्रोप्रियम का मीनिंग क्या होता है? प्रोप्रियम वर्ड जो है वो धनात्मक या कह दो सृजनात्मक, वर्धन उन्मुखी लक्ष्यों की ओर इंगित करता है ये शब्द। कौन सा? प्रोप्रियम। तो देखिए, ऐसे नियम होते हैं जो शील गुणों, मूल्यों, अभिप्रेरकों को संगठित करता है और ये मानव प्रकृति के धनात्मक, सृजनात्मक, वर्धन उन्मुखी, गतिशीलता के गुणों को दर्शाता है। ये जिन गुणों को दर्शाता है इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, प्रोप्रियम। और ये वर्ड किसने यूज किया है? आलपोर्ट ने। और आलपोर्ट ने कहा है कि प्रोप्रियम का पूर्ण विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था में हो जाता है? किशोरावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत, 16 PF लिखा हुआ आता है। कई बार प्रश्न बन चुका है, कई बार प्रश्न बन चुका है, बन सकता है अब भी। ठीक है, किसने दिया 16 PF? पहले तो ये बताइए। आलपोर्ट, फ्रायड, केटल, एडलर। किसने दिया? किसने दिया? जल्दी से बता दो बेटा, किसने दिया? सबको पता होगा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है। यस, किसने दिया है? केटल। केटल ने कितने शील गुण बताए हैं? 16 शील गुण बताए हैं। तो मैंने कहा ना कि प्रकार सिद्धांत अलग था अपना। प्रकार सिद्धांत में तो कौन कौन आ गए थे? हिप्पोक्रेट्स आ गए थे, क्रेशमर आ गए थे, शेल्डन आ गए थे, स्प्रेंगर आ गए थे, जुंग आ गए थे, थोंडाइक आते हैं, फ्रेडमैन, रोजनमैन भी उसी में आते हैं प्रकार में। ये है शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत में कौन कौन आ जाते हैं? अपने आलपोर्ट आ जाते हैं, केटल आ जाते हैं, कोस्टा मैकेक्रे आ जाते हैं, आइजेंक आ जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये शील गुण, केटल ने भी क्या बताया था? शील गुण सिद्धांत। कितने शील गुण बताए? 16 शील गुण बताए हैं किसने? केटल ने। आगे चलेंगे। व्यक्तित्व के सभी संभव शील गुण पर व्यापक शोध कर पंच घटक मॉडल या कह दो बिग 5 मॉडल, पंच घटक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? बता सकते हैं? पंच घटक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया है? एरिक फ्रॉम ने, एरिक एरिक्सन ने, पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैकेक्रे ने और बेकटेक तथा थॉर्नडाइक ने। किसने? बताइए। ध्यान देना बेटा, शील गुणों की बात हो रही है, बिल्कुल शील गुणों की बात हो रही है। और पंच घटक मॉडल देने वाले कौन हैं? बिग 5 मॉडल देने वाले कौन हैं? पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैकेक्रे। इन्होंने कितने शील गुण बताए थे? 5 शील गुण बताए थे। बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, अनुभव के प्रति खुलापन, मनोविक्षिप्त। ठीक है, मनोविक्षिप्त। और एक और था, कौन सा था? सिंपल है, इन्होंने बताया था सहमतिजन्यता, बहिर्मुखता, अंतःकरण की शुद्धता। तीसरा, अंतःकरण की शुद्धता, मनोविक्षिप्त और अनुभवों के प्रति खुलापन। ठीक है, ये 5 बिग 5 मॉडल किसने दिया? किसने दिया? कोस्टा और मैकेक्रे। पूरा नाम क्या है? पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैकेक्रे। बात समझ में आ गई? किस नाम से जाना जाता है? बिग 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे बेटा। मनोवैज्ञानिक शोध अध्ययन द्वारा अभिव्यक्ति के ऐसे प्रकार का पता चला जो लोगों को कैंसर की ओर उन्मुख करते हैं। मॉरिस ने इसे क्या कहा है? मॉरिस ने, बता चुकी हूं, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। जैसे बेटा इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कई बार पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं कि हम पहले जो प्रश्न पढ़ चुके हैं वही आंसर होता है और उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न हमें दिख जाता है। क्या आंसर होगा? अरे ABCD वाली बात आई थी अभी। ठीक है, तो मॉरिस ने कौन सा प्रकार बताया था? यस, मॉरिस ने व्यक्तित्व का C प्रकार बताया था और C प्रकार लोगों को कैंसर की ओर उन्मुख करता है। C प्रकार लोगों को कैंसर की ओर उन्मुख करता है। ठीक है, 10,000 तो क्रॉस करवा दी, गाड़ी यहीं अटक जाती है, बढ़ती नहीं आगे बेटा, कोई बात नहीं।
सिलेक्शन की रेस में इतने ही हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के शील गुण उपागम से संबंधित नहीं है? शील गुण उपागम से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं यदि मेरी पूरी चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए। केटल, कार्ल जुंग, आइजेंक, आलपोर्ट। सही आंसर चाहिए एकदम। हाँ जी बेटा बता दो। यस, बबीता, सुनीता, ज्योति, क्रिकेट, कामिनी, संजय, डिम्पी, लीना, शालिनी, रोहित। अरे एक आंसर चाहिए, वो भी बिल्कुल सही, अलग अलग मत दो आंसर, गलत बात है। एक आंसर, एक आंसर। शील गुणोपागम से संबंधित नहीं है। शील गुणोपागम, क्या केटल ने शील गुणोपागम दिया है? यस, 16 पीएफ। क्या आलपोर्ट ने शील गुणोपागम दिया है? यस, कार्डिनल केंद्रीय गौण शील गुण। क्या आइजेंक ने शील गुण उपागम दिया है? यस। कार्ल जुंग ने प्रकार उपागम दिया है बेटा। आंसर आएगा नंबर 2। ठीक, चलो जी आगे चलेंगे। प्रकार सिद्धांत व विशेषक सिद्धांत, ये ठीक है। विशेषक सिद्धांत कह दो या क्या कह दो, शील गुण सिद्धांत एक ही बात है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रकार सिद्धांत व शील गुण सिद्धांत से संबंधित हैं। दोनों से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक है? दोनों से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक है बताइए। बताओ बताओ बताओ, कौन सा मनोवैज्ञानिक है दोनों से संबंधित? इसमें भी कंफ्यूजन है आपको? प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटा, पूछा जा चुका है। देखिए, प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत या कह दो विशेषक सिद्धांत से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने प्रकार भी बताए और शील गुण भी बताए, जिन्होंने प्रकार भी बताए शील गुण भी बताए हैं। और वो मनोवैज्ञानिक कौन है? ये या ये है आइजेंक। कैसे? आइजेंक ने जो शील गुण बताए हैं वो द्विध्रुवीय हैं। देख लो, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। दूसरा बताया है स्थिरता, अस्थिरता। तीसरा बताया है मनोविक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता, आवेग नियंत्रण। ध्यान देना, ये आइजेंक है और आइजेंक ने पहले प्रकार सिद्धांत की नहीं, पहले हम शील गुण की बात करें। शील गुण कौन से बताएं? ये 3 शील गुण बताए हैं जो कि द्विध्रुवीय हैं। द्विध्रुवीय है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्थिरता, अस्थिरता। कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी तो कुछ बहिर्मुखी, कुछ व्यक्ति स्थिर तो कुछ अस्थिर होते हैं, कुछ मनोविक्षिप्त होते हैं, पागल हो जाते हैं, तो कुछ अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, आवेग नियंत्रण। ये तो क्या है? शील गुण। ये तो क्या है? शील गुण। अब मैं इनकी बात करूं, प्रकार की, प्रकार की बात करूं तो प्रकार भी इन्होंने बताए हैं। प्रकार क्या क्या बताए हैं? प्रकार क्या क्या बताए इन्होंने? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है, और मनस्ताप और मनोविक्षिप्त। ये प्रकार बताए हैं किसने? आइजेंक ने। तो बेटा ध्यान देना, आइजेंक ने शील गुण भी बताए तो आइजेंक ने प्रकार भी बताए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मनस्ताप, मनोविक्षिप्त। मनस्ताप कह दो या स्नायु विकृत कह दो, ये कम गंभीर रोग होता है। मनोविक्षिप्त अधिक गंभीर रोग होता है। इतना गंभीर रोग होता है कि व्यक्ति पागल खाने भी चला जाता है। ठीक है, प्रकार भी बताए हैं और शील गुण भी बताए किसने? आइजेंक ने। तो आइजेंक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत दोनों से संबंधित हैं। ठीक है, रोगों में गहराई में मत जाओ, आपके लिए फायदेमंद नहीं है जानना। सिंपल नाम ध्यान रखेंगे बेटा। क्लियर? ठीक, चले आगे। यस, आगे चलते हैं।
देखो, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल, टोपोग्राफिकल मॉडल का निर्माण किसने किया, बता सकते हैं? बता सकते हैं किसने किया है? आलपोर्ट, अल्फ्रेड एडलर, मुर्रे या सिगमंड फ्रायड? किसने किया है? किसने किया है? यस, बिल्कुल सही बेटा, सिगमंड फ्रायड। और ये बात तो मैं आपको, जब मैंने आपको बाल विकास टॉपिक के अंदर का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा दिया था, वहां भी मैंने बता दिया था, सिगमंड फ्रायड का पूरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था और उसी में आकारात्मक मॉडल के बारे में भी चर्चा की थी। तो कौन, किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर आ रही हूँ बुद्धि व संवेगात्मक बुद्धि। कब लेकर आ रही हूँ? मंडे को 3 फरवरी। बसंत पंचमी ऑफर चल रहा है, 5 फरवरी तक इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज भी है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। एनालिटिकल थ्योरी किसने दी? कौन सी थ्योरी? एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल थ्योरी इस तरह भी नाम आ जाता है इंग्लिश में, इसका हिंदी नेम भी आपको पता होना चाहिए। एनालिटिकल थ्योरी या कह दो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। बेटा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और विश्लेषणात्मक सिद्धांत या कह दो एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड, एडलर, थॉर्नडाइक, जुंग। किसने? जल्दी बता दो। जुंग जो कि सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड ये कहते थे कि बालक, जन्म से बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी बात पर सिगमंड फ्रायड जुंग में मतभेद हो जाता है और मतभेद के बाद जुंग एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, एनालिटिकल थ्योरी। यस, किसने दी है? जुंग कह दो या युंग ने। आंसर आएगा नंबर 4 बेटा, नंबर 4। यस, चलो व्यक्तित्व संबंधी वैयक्तिक मनोविज्ञान किसकी देन है? वैयक्तिक मनोविज्ञान बताइए। एडलर, अल्फ्रेड एडलर, जुंग, आइजेंक या कोई नहीं? क्या आंसर आएगा? यस, देखो व्यक्तिक मनोविज्ञान कौन? अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। व्यक्तिक मनोविज्ञान से संबंधित कौन है? अल्फ्रेड एडलर है, ध्यान रखना। प्रारूप उपागम किसने दिया? प्रारूप उपागम दिया गया स्प्रेंगर, शेल्डन, जुंग, उपरोक्त सभी। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस यस यस, जल्दी बता दो बेटा, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल, स्प्रेंगर ने भी दिया है, 6 प्रकार बताए हैं। शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताया है। आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। क्लियर? चलो, अपृथकीकृत जीवन शक्ति व सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड, जुंग, एडलर, एरिक्सन। दीजिए आंसर। देते चले जाओ बेटा। शुरू से सारी क्लासेस देख लो, टॉपिक वाइज दी है, वो तो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पे नहीं करना है। यूट्यूब पर है बेटा, सारी क्लासेस टॉपिक वाइज जो अभी ली है मैंने, उनको सबको देख लो। हर टॉपिक को ऐसे क्लियर किया है कि पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाए क्वेश्चंस के माध्यम से। सारी क्लासेस देखो, बिल्कुल आज की क्लास व्यक्तित्व से संबंधित है। इसका आंसर दो, क्योंकि आज आंसर आपके बड़े गड़बड़ आ रहे हैं। अपृथकीकृत जीवन शक्ति व सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? किसने दिया बेटा? जुंग ने दिया है। जुंग का यह कहना था कि बालक का व्यवहार
ना तो सिगमंड फ्रायड की लिबिडो द्वारा संचालित होता है और ना ही एडलर की रचनात्मक शक्ति द्वारा, बल्कि प्रत्येक बालक में अप्रतिकृत जीवन शक्ति होती है। किसने कहा? जुंग ने। किसने कहा? जुंग ने। अप्रतिकृत जीवन शक्ति वाली बात किसने कही? जुंग ने। जुंग ने अचेतन मन को दो भागों में बांटा, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। जुंग ने अचेतन मन को दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? जुंग ने। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति के जीने का ढंग, एक व्यक्ति के जीने का ढंग व हीनता मनोग्रंथि का संप्रत्यय किसने दिया? एक व्यक्ति के जीने का ढंग और हीनता मनोग्रंथि का संप्रत्यय किसने दिया? बताइए किसने दिया है? आंसर दो जल्दी से। हाँ बेटा रंजीत, यस। एक व्यक्ति के जीने का हीनता मनोग्रंथि, एडलर पे जाएंगे। एडलर का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण बनने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीने का ढंग अलग अलग होता है। तो एक व्यक्ति के जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल की बात किसने की है? एडलर ने की है बेटा। और हीनता मनोग्रंथि, बिल्कुल एडलर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाता है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। हीनता मनोग्रंथि की बात भी किसने कही है? एडलर ने। ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे। कौन एक व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, बताओ। रोडशॉप परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, अलेक्जेंडर पासलोंग परीक्षण, पर्सन परीक्षण। क्या आंसर आएगा? जल्दी बता दो। प्रक्षेपीय परीक्षण, बेटा विधियां पढ़ी होंगी ना, व्यक्तित्व मापन की विधियां। क्या व्यक्तित्व को मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है। ढेरों विधियां होती है व्यक्तित्व मापन की, लेकिन पढ़ने योग्य विधियां प्रक्षेपीय विधि और अन्य विधियां हैं। तो यहाँ पर प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, रोडशॉप स्याही धब्बा परीक्षण होता है, एक प्रक्षेपीय परीक्षण है। शब्द साहचर्य परीक्षण प्रक्षेपीय परीक्षण है। ड्रॉ पर्सन परीक्षण प्रक्षेपण परीक्षण है। अलेक्जेंडर पासलोंग परीक्षण प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है, बल्कि ये बुद्धि मापन का परीक्षण है। किसका परीक्षण है? बुद्धि मापन का परीक्षण है ये अलेक्जेंडर-पासलोंग परीक्षण। बाकी ये भी प्रोजेक्टिव मेथड प्रक्षेपण परीक्षण है। शब्द साहचर्य ये IBT कहलाता है, FWAT कहलाता है, DPT कहलाता है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट। क्लियर है? चलिए आगे। देखो इधर, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है। बालक की ईमानदारी का मापन करना है तो एक वातावरण क्रिएट किया जाता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बताइए। प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन का या खेल विधि का? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ परिस्थिति परीक्षण, एक परिस्थिति क्रिएट की जाती है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वहां बच्चा पैसा चुरा सकता है। मतलब किसी को, बच्चा सोचता है कि किसी को पता तो लगेगा नहीं, चुरा लो, लेकिन चुरा लेता है। तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि जब उसने पैसा चुरा लिया तो हाथों से पता लग जाएगा, उसके हाथों में कलर आ जाएगा, है ना, उसके हाथों में हो सकता है रंग लग सकता है। तो किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि बच्चा आसानी से, जहाँ जो भी बेईमान है उसका पता लग जाएगा, कि उसे लगेगा कि कोई देख नहीं रहा है, कोई भी नहीं है, तो चुरा लो। ठीक है, तो परिस्थिति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण कर सकते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण का वर्गीकरण कर सकते हैं प्रक्षेपीय विधियों के रूप में, प्रश्नावली के रूप में, अनुसूची के रूप में, अर्ध प्रक्षेपीय परीक्षण के रूप में। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा?
वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT, ये भी एक प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी आ जाती है? TAT आ जाती है, TAT आ जाती है, CAT आ जाती है, IBT आ जाती है, FWAT आ जाती है, PFT आ जाती है, DPT आ जाती है। ये सब कौन सी विधियां कहलाती है? प्रक्षेपीय विधियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं? प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है? देखो, क्या शब्द साहचर्य प्रक्षेपी विधि है? क्या शब्द साहचर्य प्रक्षेपी विधि है? बिल्कुल है। वाक्य पूर्ति प्रक्षेपी विधि है? बिल्कुल है। समाज मिति प्रक्षेपी विधि नहीं है, व्यक्ति अध्ययन प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहां मैंने बता दिया पहले। चलो, आंसर आएगा नंबर 1 और 2। क्लियर बेटा? व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचार और भावनाओं को पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या कहते हैं कथा प्रसंग परीक्षण, जहां पर बच्चों को चित्र दिखाया जाता है और कहा जाता है कि एक कहानी लिखो। और ये जो परीक्षण है वो कौन सा परीक्षण है? कौन सा परीक्षण है? समाज मिति है, प्रक्षेपी है, सूची है, क्रम मापनी है? कौन सा है? यस, कौन सा है? प्रक्षेपी है। ठीक है, ये परीक्षण भी कौन सा है? प्रक्षेपण विधियों में कौन कौन सी विधियां आती है आपको पता होना चाहिए। अन्य विधियों में कौन कौन सी विधियां आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रक्षेपी विधियों में TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, FWAT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये सारी विधियां किस में आती? प्रक्षेपी में। अन्य विधियां भी आपको पता होनी चाहिए। अन्य विधियों में भी आत्मनिष्ठ विधियां अलग हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां अलग हैं। और इसके बाद व्यक्तित्व टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो व्यक्तित्व टॉपिक में आपको अर्थ पता होना चाहिए, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, परिभाषाएं पता होनी चाहिए, व्यक्तित्व की विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद वर्गीकरण या सिद्धांतों पर हम जाएं। प्रकार सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस किस ने किया है? फिर शील गुण सिद्धांत में किस किस ने किया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है ही, और इको क्लास होगी और बिल्कुल इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और ये फ़ायदा उठाने की तिथि रहेगी 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी रहेगी। और रही बात शुल्क की, मैं नहीं समझती कि ज़्यादा शुल्क है, जिस हिसाब से आपके सामने मैटर है। नए टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल आवश्यकता थी, क्योंकि नए टॉपिक अभी ऐड हुए थे, कई बच्चे इन टॉपिक को टच नहीं कर पाए, तो इसलिए न्यू टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट पेपर है, प्रत्येक में 75 क्वेश्चन होंगे। आप देख लेना अच्छे से, पर फ्री है, सब में एक एक पेपर हो जाओ। बिल्कुल विजय एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाकर उन्हें सॉल्व करो, फिर आगे समझ में आपको आता है तो लो। और ऑफर का ध्यान रखना, 5 फरवरी तक ऑफर है। कोई भी कोर्सेज पर भी बहुत अच्छा अभी ऑफ चल रहा है, बाद में शिकायत आप मत करना। तो आपके लिए जो भी बेस्ट है वो कर सकते हैं बेटा, बाकी अपनी अपनी सोच है। आप चाहें तो अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। व्यक्तित्व की क्लास पसंद आई होगी आपको, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि को लेकर के हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारे कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर आएंगे, चिंतन तर्क कल्पना को लेकर आएंगे, NEP और योजनाओं को लेकर आएंगे, और उसके बाद महा मैराथन लेकर के आऊंगी। ठीक है, उसके बाद महा मैराथन क्लास में लेकर के आऊंगी बेटा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से पढ़ना है, खुशी के साथ पढ़ना है, इसे बिल्कुल स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, दोषारोपण नहीं करना है, बल्कि सेल्फ एनालिसिस करो, पढ़ो, ध्यान दो और मंजिल को प्राप्त करो। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट सभी को। अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट पास है, और सारी जो भी चिंताएं हैं, टेंशन, उनको दूर हटाओ, फोकस करो, फोकस ऑन योर गोल। गोल पे फोकस करोगे तो ही गोल का अचीवमेंट होगा, वरना छोटी छोटी बातों से विचलित होते रहोगे तो मंजिल दूर चली जाएगी। तो मंजिल करीब आती चली जानी चाहिए, ऐसे ही उपाय आपको करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बुद्धि व संवेगात्मक बुद्धि लेकर के आ रही हूँ। कब लेकर आ रही हूँ? मंडे को। ठीक है, थैंक यू सो मच।